बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 में जो है वो एक तो 3 पार्टीज़ की बुक में कहा हुआ, लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे पेज नंबर 176 पर। रिक्वायरमेंट जो लिखी हुई है वो ये कि बी और बैंक की बुक में एंट्रीज आपने पास करनी है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर क्वेश्चन के अंदर आपने जो है वो नीट जर्नल बनाना है अपने एंड पर। मैं यहाँ पर जो है सिर्फ एंट्रीज बना रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं होती जर्नल पास करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी डिटेल से डिस्कस हो चुकी हुई हैं। क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं, अगर आपने पूरे क्वेश्चन को देखना है कि नीट किस तरह से सॉल्व हुआ, यानी बाकायदा से जर्नल किस तरह से बनाया हुआ, तो उसके लिए क्वेश्चन 1 जो है वो सारा मेरा अवेलेबल है नीट फॉर्मेट के साथ। और जिनको जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक में मसला है वो या तो पॉइंट्स पूछ लें मेरे से कमेंट्स के अंदर, या फिर जो है ना वो बिल ऑफ एक्सचेंज की बेसिक देखें। बेसिक की अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। तो आए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो डेफिनेटली ये अभी हमारी डिसऑनर के क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, तो ये भी डिसऑनर का क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट पर। दूसरे नंबर पर जो है इसमें सेल परचेज़ नहीं है, यहाँ पर भी पैसे उधार लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ा था। और नंबर 3 पर जो है ना ये क्वेश्चन जो है वो कलेक्शन वाला केस है। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में एंडोर्समेंट का केस था, उससे पिछले क्वेश्चन में डिस्काउंट का केस था। तो और नंबर 4 पर क्या है, इस क्वेश्चन में भी डेट मेंशन है। तो आ जाएं शुरू करते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को। इसमें जो है वो 3 पार्टीज़ हैं जी। नंबर फर्स्ट इज़ बी, सेकंड वन इज़ ए एंड द थर्ड वन इज़ बैंक। तो लिखा हुआ जी यहाँ पर ऑन 1 जनवरी 2015 ए ओज बी अ सम ऑफ ₹2000। ए ने उधार लिए हैं, मैंने पहले बता चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ए ओज बी वाली स्टेटमेंट आ रही है। एक क्वेश्चन नंबर 11 है ये वाला, एक इससे पिछला क्वेश्चन था 10 और एक क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ए ने उधार लिए हैं बी से ₹2000। आपने जब इसकी स्टेटमेंट पास करनी है तो इट मीन्स कि ए उधार ले रहा है, तो बी फिर पैसे दे रहा होगा। अमाउंट जो है यहाँ पर बिल की कैश की 2000 है। ये कैश इसके पास आएगा, 2000 से इस कैश को अपना एसेट बनाएगा। ठीक है, इसने पैसे दे दिए लेकिन बाद में इसने ये पैसे ए से लेने हैं, तो ए को ये डेबिट करेगा, अपना रिसीवेबल बनाएगा। और ए ने पैसे बी को देने हैं, पैसे इसके पास आ गए हैं, तो फ्यूचर में अब ये उधार के पैसे रिटर्न करेगा, इसलिए बी को अपनी बुक में लायबिलिटी बनाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी नरेशन हम पास करेंगे। ये क्या नरेशन लिखेगा, कैश पेड टू ए, और ये क्या लिखेगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी। क्वेश्चन में जो है वो आप डेट मेंशन कर देंगे। डेट जो है वो लिखी हुई थी यहाँ पे 1 जनवरी 2015। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, लिखा हुआ ही गिव्स हिम एक्सेप्टेंस फॉर ₹2000 एट 3 मंथ्स। एक्सेप्टेंस देने लगा, यानी कि ए एक्सेप्टेंस देने लगा। एक्सेप्ट कब करेगा ये, जब ये ड्रॉ करेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ये नहीं लिखा हुआ कि बी ड्रॉज अ बिल ऑन ए, उसने कहा ही गिव्स द एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस देने लगा, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस उसी वक्त दी जाएगी जब बिल ड्रॉ होगा। तो इसका मतलब है ये पार्टी बिल ड्रॉ करेगी। जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है उसकी बुक में बिल रिसीवेबल डेबिट होता है, और जो पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है उसकी बुक में बिल पेएबल क्रेडिट होता है, क्योंकि बिल पेएबल लायबिलिटी होती है और बिल रिसीवेबल एसेट होता है। रिसीवेबल का मतलब पैसे लेने हैं इसने बिल के, और दूसरी पार्टी ने बिल के पैसे देने हैं। तो अगर इसने बिल के पैसे लेने हैं तो सिंपल इसका मतलब है जो डेटर थे ना पहली एंट्री में जो इसने बनाए हुए थे, इसको ये ख़त्म कर देगा। ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेगा, अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज आ रही है। और इसने जो है ना वो क्रेडिटर था बी इसकी बुक में। अब जब इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने बिल के पैसे देने हैं, ठीक है, तो अब ये बी वाली जो लायबिलिटी है उसको कम कर देगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर बेसिकली हमने एंट्री किस चीज़ की पास की है, बिल को ड्रॉ करने की और बिल एक्सेप्ट करने की। तो बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेड की नरेशन आ जाएगी, और जब तक क्वेश्चन में नई डेट ना आए पिछली डेट ही जो है वो लिखी जाएगी। 3 मंथ्स का बिल है। अब आगे क्या लिखा हुआ जी, बी सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। बी ने अपना बिल बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए, तो बिल जो है ना वो इसके पास है। ठीक है, अब ये बिल बैंक को अगर देगा तो इसका मतलब है इसके पास से ये बिल जा रहा है। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं,
बिल जब ये बैंक को देगा तो इसका मतलब बिल इसके पास से चला जाएगा। अब यहाँ पर कलेक्शन का जब वर्ड आएगा ना, तो कलेक्शन वाले केस में हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि हम क्या कर रहे होते हैं, बैंक को एजेंट बना रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर होना क्या है, तीन पार्टीज है ना, अगर बी, ए और बैंक, तो बी जो है वो बैंकों की जिम्मेदारी लगा रहे हैं यहाँ पर कि बिल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने, ये डिस्काउंट वाला केस नहीं है, ठीक है, बिल मैं आपको दे रहा हूँ, ये बिल ड्यू डेट वाले दिन आपने शो ऑफ करना है ए को, ए से पैसे लेने हैं और जो पैसे ए से मिले हैं वो आपने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं। इसके अगेंस्ट जो भी आपके सर्विस चार्जेस होंगे वो मैं आपको दे दूंगा। इस क्वेश्चन में बहरहाल चूंकि डिसऑनर हो रहा है तो इसमें क्या होगा, बी जो है वो बिल देगा बैंक को कलेक्शन के लिए, बैंक ड्यू डेट वाले दिन ए को बिल दिखाएगा लेकिन ए पैसे नहीं दे रहा होगा बैंक को, तो बैंक बी को इन्फॉर्म कर देगा कि सर जो आपने बिल दिया था ना, हम ए के पास लेकर गए थे लेकिन ए ने पैसे कोई नहीं दिए, लिहाजा बिल डिसऑनर है, आप इसकी अपने एंड पे रिकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पर इसकी एंट्री पास करनी है तो एंट्री क्या होगी, बिल इसके पास से चला जाएगा बैंक के पास और ये बैंक को अपना रिसीवेबल बनाएगा, बैंक को डेटर बना लेगा कि एक अकाउंट ओपन करेगा बैंक फॉर कलेक्शन, कि जो कलेक्शन होनी है वो बैंक से होनी है, तो ये बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट करेगा। बैंक ये बिल रिसीव करने की कोई एंट्री पास नहीं करेगा। डिस्काउंट वाले केस में हम एंट्री पास करते हैं जब ये बिल दे रहा होता है डिस्काउंट के तौर पर बैंक को, ठीक है, लेकिन कलेक्शन वाले केस में बैंक की बुक में एंट्री पास नहीं होती क्योंकि एज एन एजेंट यहाँ पर बैंक परफॉर्म कर रहा है और बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स के, जो अगर बैंक फैसिलिटेट कर रहा है इस चीज़ को, इस सर्विस दे रहा है, तो उसका मतलब है बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो बैंक के थ्रू अपना बिल जो है वो कलेक्ट करवाते होंगे ड्रॉई से, तो इसलिए बैंक हर बिल को जो है वो नहीं लिखता होगा, नहीं अपनी बुक में रिकॉर्ड करता होगा क्योंकि बैंक का इन पैसों से कोई कंसर्न नहीं है, बैंक को तो सिर्फ अपने कमीशन से कंसर्न है। इसलिए बैंक जो है ये बिल रख लेता है लेकिन उस बिल को अपनी बुक में, अपने जर्नल में बैंक एसेट नहीं बनाएगा क्योंकि बिल बैंक की ऑनरशिप में नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्रॉई की बुक में भी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि बिल जब थर्ड पार्टी के पास जहाँ मर्जी जा रहा हो ड्रॉयर की तरफ से, इसका काम सिर्फ ड्यू डेट वाले दिन या तो बिल को ऑनर करना है या डिसऑनर करना है, इसका कोई कंसर्न नहीं है बिल जा किसके पास रहा है, ठीक है जी। नरेशन अगर हम देखें तो इसकी नरेशन क्या बनेगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कोई नई डेट नहीं आई तो इसी डेट के अकॉर्डिंग हमने एंट्री पास कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ जी, बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट बाय ए एंड बैंक पेड ₹20 एज नोटिंग चार्जेस। दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, दोनों की अलग अलग एंट्री हम पास करेंगे। बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट वाले दिन, इसका मतलब है बैंक जो है ये बिल लेकर गया होगा ए के पास, ए ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक जो है वो इसको इन्फॉर्म करेगा कि सर बिल के पैसे ए से नहीं मिले। तो जब इसको पता लगेगा कि बैंक को पैसे ही नहीं मिले तो ये क्या करेगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को जो इसने रिसीवेबल बनाया हुआ था, डेबिट किया हुआ था, ये क्रेडिट करेगा कि कलेक्शन बैंक से नहीं हुई और ये कलेक्शन अब मैंने किससे करनी है, डायरेक्टली ए से करनी है, लिहाजा ये ए को मैं अपनी बुक में दोबारा रिसीवेबल बना लूँगा। और अगर हम ए की बुक की बात करें तो ए ने इस बिल को देखें एक्सेप्ट किया हुआ था 2000 रुपये से, तो ड्यू डेट वाले दिन अगर बिल की पेमेंट ना हो तो लाइबिलिटी को, उस बिल को, यानी बिल अगर ड्यू डेट वाले दिन अदा अगर नहीं हो रहा तो इस बिल को आपने ख़त्म कर देना है। पिछले क्वेश्चंस में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं और अगर ख़त्म करना हो उस लाइबिलिटी को तो डेबिट करते हैं। तो इसने बिल की पेमेंट नहीं की, यानी ए ने बिल की पेमेंट नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए ने वैसे भी बी के पैसे नहीं देने। तो बिल को ख़त्म करके ये बी को दोबारा से पेएबल बना लेगा कि उधार जो पैसे लिए हुए थे वो अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद हैं, बिल को पे नहीं किया मैंने लेकिन बी के पैसे वैसे भी देने हैं और यहाँ पर बी ने भी ए को अपना डेटर बनाया हुआ। एंट्री कंप्लीट होगी, इसकी नरेशन लिख दें आप दोनों की बुक्स में, बिल इज ऑनर्ड और बिल इज ऑनर्ड, और यहाँ पर जो है वो बैंक की बुक में कोई एंट्री नहीं आनी। क्यों? क्योंकि बैंक ने जब बिल को रिसीव नहीं किया तब भी कोई एंट्री पास नहीं की और जब बिल डिसऑनर होगा तब भी कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि बैंक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक का काम था सिर्फ जो है वो उस बिल को प्रेजेंट करता, ड्रॉई के सामने, ड्रॉई पेमेंट कर देता तो बैंक बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता, ड्रॉई अगर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक जो है बी को इन्फॉर्म कर देगा कि आपका बिल जो है वो ऑनर नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट में जो नोटिंग चार्जेस वाला पॉइंट आ रहा है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बस इतना याद रखें कि नोटिंग चार्जेस वो पे करता है। बेस इसकी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंने आपको करवाया था 8, वहाँ पर इसकी बेस है
फ़िलहाल आप सिर्फ इतना देख लें कि नोटिंग चार्जेस जो है वो पे वो करता है जिसके पास आखिरी दिन बिल होता है, यानी ड्यू डेट वाले दिन जिसके पास बिल होता है, नोटिंग चार्जेस की पेमेंट उस पार्टी ने करनी होती है, लेकिन ये पैसे चार्ज उसको होते हैं जिसने बिल को डिसऑनर किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस पूरी सिचुएशन में, तो आखिरी दिन जो बिल था ना वो बैंक के पास था, तो बैंक इसका मतलब है नोटिंग चार्जेस की पेमेंट कर देगा, लेकिन ये पैसे जो है ना इन दी एंड चार्ज ए को होने हैं क्योंकि ए ने बिल डिसऑनर किया। तो यहाँ पर जब बैंक नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करेगा, डेट जो यहाँ पर आ रही है वो क्या है जी, अमाउंट जो आ रही है सॉरी दैट इज़ 20 रुपीज़। तो 20 रुपये इसने पे कर दी है। अब ये 20 रुपये बैंक ने अपनी तरफ से तो पे कर दिए हैं, लेकिन इसने पैसे लेने हैं, तो लेगा किससे, बैंक बी से, क्योंकि बी का लिंक है बैंक के साथ। तो ये बी को अपनी बुक में रिसीवेबल बनाएगा और बी जो है वो बैंक को यहाँ पर पेबल बना लेगा कि ठीक है मैंने बैंक के पैसे देने हैं, नोटिंग चार्जेस की उसने पेमेंट कर दी थी एज़ पर रूल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये पैसे मैंने ए से लेने हैं। तो ए से जो है इसने 2000 रुपये बिल का भी लेना है और ए से 20 रुपये जो है वो नोटिंग चार्जेस के भी लेने हैं। तो ए को यहाँ पर डेबिट करेंगे और ए की बुक में अगर देखें तो ए मानेगा कि मैंने जो है ना 20 रुपये देने हैं नोटिंग चार्जेस के भी, बिल के 2000 देने हैं बी को और 20 रुपये नोटिंग चार्जेस के देने हैं, ठीक है। और नोटिंग चार्जेस जो है वो मैंने आपको बताया था एक्सपेंस चार्ज किसको होता है, जिसने बिल को डिसऑनर किया होता है। तो इसलिए ये अपनी बुक में नोटिंग चार्जेस को लिखेगा और कोई पार्टी नोटिंग चार्जेस के नाम से नहीं लिखेगी अमाउंट को, ठीक है जी। अब ये जो लास्ट 2 एंट्रीज़ हैं, इन 2 एंट्रीज़ की, अब पहले इसकी नरेशन देख लें और फिर इन दोनों एंट्रीज़ की आपको डेट एक ही दफ़ा बता देता हूँ। इसकी नरेशन क्या आएगी जी, नोटिंग चार्जेस पेएबल। आप यहाँ पर नोटिंग चार्जेस पेएबल लिख लें या नोटिंग चार्जेस, आप सिंपल इसकी नरेशन ये लिख सकते हैं, अमाउंट पेएबल टू बैंक। यहाँ पर क्या लिखेगा, बैंक अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बी, और ये क्या लिखेगा, नोटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड, या ये लिखेगा कि नोटिंग चार्जेस पेएबल टू ए, ठीक है, या ये लिखेगा कि अमाउंट पेएबल टू ए। हम नरेशन जो मर्जी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल जो है वो ड्रॉ हुआ था 1 जनवरी को, ठीक है, 2015 को, और बिल का जो टेन्योर जो था वो 3 मंथ्स का था। तो अगर हम देखें 1 जनवरी से 3 मंथ्स कब कंप्लीट होते हैं, तो 1 जनवरी से 1 फेब 1 महीना, 1 मार्च 2 महीने, 1 अप्रैल 3 महीने और 3 दिन आप उसमें ऐड करोगे, तो 1 अप्रैल को तो जो है वो जाकर 3 मंथ्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है जी। आप इसमें 3 दिन ऐड करोगे जिनको हम ग्रेस डेज कहते हैं, तो जो ये रिकॉर्डिंग होगी ना बिल को डिसऑनर करने की और नोटिंग चार्जेस की, वो 4 अप्रैल को हो रही होगी। तो हमने यहाँ पर 4 अप्रैल को डिसऑनर की और नोटिंग चार्जेस की रिकॉर्डिंग की एंट्रीज पास करने की डेट लिखनी है। और ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आज के क्वेश्चन में अगर आपका कोई पॉइंट हो तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। ऑल दो कि मैंने 1-2 चीज़ें जल्दी में करवाई हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई मसला हो तो आप लाजमी अपने कमेंट करें ताकि मैं उनका सोल्यूशन दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।